इलेक्शन के रिजल्ट पर सबकी नज़रें हैं कि भारत में क्या होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कैसे 400 पार का आंकड़ा छुएगी। और कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं और मोदी की गारंटी, इससे आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो 400 पार कैसे होगा? देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात करें, जहाँ पर कभी सपना देखा गया था, सपना बहुत देखा गया इस देश में, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे प्रदेश में भी सपना देखा गया एक अच्छे राज्य के सपने के लिए। सरकार ने बहुत पहले ही भू कानून और मूल निवास पर कमेटी बैठा दी थी, और जहाँ तक भू निवास सब होंगी। पर कैसे? मतदान तो 57 पॉइंट कुछ रहा उत्तराखंड में जा रहे हैं, तो इससे पूरे उत्तराखंड का विकास होगा। और सबसे पहले चाहिए होता, किसी विकास की आधारशिला होती है रोड। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली, उत्तराखंड टाइम में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रखर प्रवक्ता नवीन पिरसाली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंचोली जी, आज स्टूडियो में बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपसे बात सीधी शुरू करता हूं कि 4 तारीख नज़दीक है और सबकी सांसें टिकी हुई है कि कब 4 तारीख है और कब हम 400 पार करेंगे। जी, इतनी उत्साहित है क्या? देखिए, इस देश की जनता के आशीर्वाद से, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और इस बार जो देश की जनता की आवाज़ है, जन आवाज़ है, जन भावना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार होनी चाहिए, और उसी उम्मीद के साथ हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 4 जून को ये जो रिजल्ट आएगा, ये 400 पार होगा। कैसे? देखिए, ऐसे कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में काम किया है, और भी जो हमारी सरकारें राज्यों में हैं उन्होंने जो काम किया है, उसका जो बेहतरीन जो सुशासन का एक जो मॉडल बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उससे देश की जनता पूरी तौर पर प्रभावित है। और आज देश की जनता ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के इस इलेक्शन के रिजल्ट पर सबकी नज़रें हैं कि भारत में क्या होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कैसे 400 पार का आंकड़ा छुएगी। और मैं समझता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से वैसे आज़ादी के बाद काम तो होता रहा देश में, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी सरकारों ने अपने अपने प्रयास किए, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मनोयोग से, संकल्पित भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ भारती की सेवा की, वो बहुत ही कम उदाहरण इस आज़ाद भारत के इतिहास में मिलते हैं। और जिन प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि सभी सरकारें तालों में बंद कर चुकी थी, उसका समाधान सरकारों के पास नहीं था, उन तालों को तोड़कर, उन प्रश्नों को बाहर निकालकर उनका समाधान देने का काम माननीय मोदी जी ने दिया, मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे 370 है, राम मंदिर है, सीएए है, और भी कई जो मुद्दे हैं जो भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने वाले हैं, और जहां पर हम एक सबका साथ सबका विकास और एक देश एक कानून की जो बात करते हैं, उसको फलीभूत करने के लिए जो चीज़ें जरूरी थी, जो बेस था, उस बेस को पूरी तरह से बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आपको पता है, आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं और मोदी की गारंटी, इससे आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो 400 पार कैसे होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन से लोग नाराज हैं मुझे ये पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो गारंटी है, उन्होंने जो कहा अक्षरशः उसको पूरा किया है, तो इसलिए मोदी जी की गारंटी है। और इस देश की जनता विश्वास करती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो देश की जनता विश्वास कर रही है। फिर अब कुछ एक लोग कौन हैं या आप किसके आधार पर कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। आधार ने बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और मैंने अभी कुछ पत्रकारों से बातचीत की है, और उन्होंने ये बोला कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड को फोकस कीजिए, कि उत्तराखंड का चैनल है, जिस चैनल पे आप बैठे हैं, तो उस पर आप ये पूछिए कि उत्तराखंड के मुद्दे क्या थे। कोई मुद्दे नहीं थे, मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा, और बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे, उस घटना पे किसी ने बोलने के लिए कोशिश नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक जुमला है, एक फिनोमेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई जुमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को विशेष तौर पर फोकस किया है। लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन उत्तराखंड को विशेष तौर पर फोकस किया, और माननीय मोदी जी ने कहा, खुद कहा, केदारनाथ में कहा, भगवान केदारनाथ के प्रांगण में कहा कि मुझे ये आभास हो रहा है कि जो आने वाला तीसरा दशक 21वीं सदी का है वो उत्तराखंड का है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसी को देखते हुए आप देखें, चारों तरफ विकास हो रहा है।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात करें, जहाँ पर कभी सपना देखा गया था, सपना बहुत देखा गया इस देश में, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे प्रदेश में भी सपना देखा गया। एक अच्छे राज्य के सपने के लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राण गंवाए, शहादतें दी, हमारी मातृशक्ति ने हुंकार भरी, बच्चे बूढ़े सभी ने अपना अपना प्रयास किया और अंततः ये राज्य हमें प्राप्त हुआ। लेकिन राज्य जिस अवधारणा के साथ बनाया गया था उस पर पिछली सरकारों ने उतना काम नहीं किया जितना वर्तमान सरकार काम कर रही है। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, धामी जी की, तो जिस संकल्पित भाव से धामी जी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर कर पाया होगा। और धामी जी खुद कहते हैं कि राज्य सर्वोपरि है, शहीदों का सपना मेरे लिए सर्वोपरि है। इसलिए चाहे क्षैतिज आरक्षण की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट करवाना हो, उद्योग धंधों की बात हो, चाहे यहाँ पर जो जमीनें जो मुक्त करवाई, जो लोगों ने कब्जा कर दी थी, बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर दी गई थी, उसको छुड़वाने का काम हो, तो सब कामों में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सभी समग्र रूप से अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड केंद्र की सरकार के फोकस में भी है, उत्तराखंड राज्य सरकार के फोकस में भी है। आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, ये होके रहेगा। नहीं, लोग जैसे आपने कहा कि महिलाओं की बात या और तमाम चीज़ों की बात की है, तो उत्तराखंड में महिलाओं से रिलेटेड भी बहुत सारी घटनाएं घटी है। अंकिता हत्याकांड के बारे में सत्ताधारी पार्टी ने कभी नहीं बताया कि वो हत्या किसने की है, और जिसने हत्या की उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और इस चुनाव में ये बात उभर करके है कि जो सत्ता में पार्टी है, जो बार बार जो 10 साल से काम कर रही है, 10 साल में सत्ता में थी, उन्होंने कभी भी उत्तराखंड की ज़मीन को लेकर के कोई कानून सामने पर नहीं लाया है। और मूल निवास यहाँ बड़ा सवाल है, 3 सवाल बड़े थे और तीनों सवाल जो है आपके घोषणा पत्र से गायब थे। नहीं पंचू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सभी मुद्दों पर जो आपने गिनवाए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सब पर हमारी सरकार ने काम किया। मैं आपको बताऊं, चाहे बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर सलाखों के पीछे भेजा, बॉडी रिकवर कराई 48 घंटे के अंदर, और उनके घर वालों को हर तरह से सहायता की, वकील प्रदान करवाया, और जो भी सहायता संभव हो सकती थी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस प्रयासों में लगे रहे और आज भी उस प्रयासों में लगे रहते हैं। अब जहां पर बात आती है, आप देखें कि जो सरकार का काम है और जो न्यायपालिका का काम है, दोनों अलग अलग काम है। सरकार ने अपना काम करके पूरा दिया हुआ है और उससे हाईकोर्ट भी संतुष्ट है कि जांच बहुत अच्छी हुई है। डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई, बहुत विस्तृत जांच उसकी हुई है। अब वो न्याय प्रक्रिया में इस वक्त है और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अंकिता की मां बार बार करेगी सीबीआई की जांच, और उसको नाम का पता है, वो बार बार करेगी फलाने व्यक्ति ने मेरी बेटी की हत्या की है, क्या ये सच है या आप इसके साथ हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कोई भी, ठीक है, हमारी अपनी भावनाएं उनके साथ है, क्योंकि किसी भी की बेटी के साथ अगर ऐसा हादसा होता है तो उस माँ का क्या हाल हो सकता है हम समझ सकते हैं। हमारी भी बेटी है और सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं, तो अपनी बेटी का दर्द सभी को होता है, उस दर्द को हम समझ सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर कहना कि ये होगा, इस तरह से जो है उसके पीछे कोई न कोई भड़काने वाले लोग लगे हुए हैं, ये हमें भी पता है, सब आप देख रहे हैं, पूरे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कोई न कोई उनको भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन इस काम को जो उजागर करेगा वो न्यायपालिका करेगी, वो जांच करेगी, जांच एजेंसियां करेगी, वो पुलिस का काम है और न्यायपालिका का काम है। हमें अपने कानून में भरोसा होना चाहिए। सरकार बिल्कुल अंकिता बहन के परिवार वालों के साथ है, हमारी भावनाएं उनके साथ है। इसका परिणाम जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, जिससे सब संतुष्ट होंगे। नहीं, ये चुनाव मुद्दा भी बना ना, अंकित हत्याकांड चुनाव मुद्दा भी बना, और विपक्षियों ने बार बार बोला कि स्मृति ईरानी एक महिला है और उत्तराखंड में है तो उसने अंकिता हत्याकांड पे कोई बात ही नहीं की। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग सब झूठ बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष आज आप कहाँ है? विपक्ष से बताइए। देश की जनता ने विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, नकार दिया है, क्योंकि उनकी जो परिवारवाद, वंशवाद और व्यक्तिवाद की जो राजनीति लेकर विपक्ष चल रहा है, उसको इस देश की जनता नकार चुकी है। आज यहाँ पर मोदी जी और योगी जी जैसे नेता चाहिए जो अपने लिए नहीं बल्कि समग्र समाज को अपना परिवार मानते हैं, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए काम करते हैं। लोगों को अब ऐसे नेता चाहिए जो भारत को आगे ले जा सके, भारत को विकसित भारत बना सकें और भारत को विश्व गुरु बना सकें, भारत से गुलामी की निशानियों को मिटा सकें। आज ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। इसलिए वो व्यक्तिवाद, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों का जमाना चला गया है। वही लोग आज चिल्ला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय मैं उनको नसीहत देना चाहता हूं कि अगर वो अपने गिरेबान में झांकें, अपनी कमियों को ठीक करें, तो शायद जनता फिर उन्हें कभी थोड़ा सा कुछ सम्मान दे सकती है। नहीं तो ऐसे ही किनारे कर दिए जाएंगे और ऐसी राजनीति की अब इस भारतवर्ष में कोई आवश्यकता नहीं रही। पंचोली जी, नहीं, पब्लिक की तरफ से भी एक सवाल, 2-3 सवाल और आए हैं ना बार बार कि ये चुनाव जीतने की
फितरत में जो भी राजनीतिक दल रहते हैं, उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के जो पहले चरण के चुनाव हुए, आप लोगों के घोषणा पत्र में मूल निवास और भूमि का सवाल जो है वो बिल्कुल गायब था, जो यहाँ की बहुत जेन्युइन समस्या है। देखिए, अब ये केंद्रीय चुनाव था। केंद्रीय चुनाव में पूरे राष्ट्र की बात होती है और एक घोषणा पत्र होता है। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार ने बहुत पहले ही भू कानून और मूल निवास पर कमेटी बैठा दी थी। और जहाँ तक भू कानून का है तो हमने एंट्री में आदेश उस पर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि यहाँ पर कृषि और उद्यान के नाम से कोई जमीन खुर्द बुर्द नहीं होगी, बेची नहीं जाएगी। उस पर एंट्री में रोक लगी है और उस पर एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है बहुत अच्छा, जो उत्तराखंड के हित में होता है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसको चारों तरफ से सोचना पड़ता है। ये नहीं कि उसको फिर कल को ये रिग्रेट करना पड़ेगा, ये इसमें कमी होगी या इसको सुधार की आवश्यकता होती या ये पार्ट इसमें जोड़ा जाता तो बहुत अच्छा होता। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई गई है जो अपना काम कर रही है। बहुत जल्दी ही हमारे प्रदेश को भू कानून भी मिलेगा और मूल निवास भी मिलेगा। तो हमारी सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है, हर एक मुद्दे को सरकार टच करते हुए जा रही है। अग्निवीर राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है क्या? देखिए, अग्निवीर के बारे में बताऊं कि बहुत सारी भ्रांति विपक्ष इसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। अग्निवीर आपको समझना होगा, अग्निवीर योजना क्या है। हमारा पूरा चारों तरफ से हमारा बॉर्डर कई देशों से घिरा हुआ है, चाहे वो समुद्री सीमा पर हो, चाहे वो हमारी इन्फेंट्री हो। तो हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 652 किलोमीटर का जो बॉर्डर है हमारा तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। तो जो भारत और तिब्बत सीमा जो है उस पर 652 किलोमीटर तो केवल उत्तराखंड में ही आता है। तो इतनी बड़ी बॉर्डर को कवर करने के लिए हमारे पास जो आर्मी होती है वो आर्मी एक सीमित आर्मी होती है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत का हर एक नागरिक अपने सीमाओं की सुरक्षा करे, अपने सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम हो, अपने देश की सुरक्षा में सक्षम हो। आपने देखा होगा कई दुनिया के 16-17 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आर्मी की सेवा मैंडेटरी होती है। चाहे सिंगापुर की आप ले लीजिए, इजराइल की बात अगर करें तो आज वो छोटा सा देश शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वहाँ हर एक आदमी सैनिक है। तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक युवा अपने देश की सुरक्षा के लिए एक सैनिक हो। तो हमने आर्मी की नंबरिंग कम नहीं की है, आर्मी को कम नहीं किया, बल्कि आर्मी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए अग्निवीर योजना चलाई, जिसमें युवा 4 साल तक नौकरी कर सकते हैं और 4 साल की शॉर्ट सर्विस करने के लिए उनको जो प्रोत्साहन राशि है, जो सैलरी है वो भी मिलती है और जो शॉर्ट टर्म रिटायरमेंट है उसमें भी पैसा उनको मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी एक चरित्र निर्माण के लिए, इस देश की एक सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी एजेंसी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। और जो बच्चा वहाँ से गुजरेगा, जो उसकी शिक्षा और दीक्षा को लेके आएगा, मैं समझता हूँ वो राष्ट्र निर्माण में मरते दम तक काम करेगा। हमें आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने का मादा रखते हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना से चलते हैं। ऐसे युवाओं का निर्माण करने की आज आवश्यकता है, बल्कि ये नहीं कि जो नशे से लिप्त हो चुके हैं या और कामों में लगे हैं। हमें उनको, पूरा देश को उस दुर्भावना से निकालकर सद्भावना की तरफ आगे बढ़ाना है। ये हमारा संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक विजन है और माननीय मोदी जी का एक सपना है कि हर एक युवा अपने राष्ट्र के लिए खड़ा हो। तो इसलिए हमने अग्निवीर योजना चलाई, ताकि राष्ट्र के हर एक युवक को वो ट्रेनिंग मिले, ताकि संकट काल में पूरी देश एक सेना के तौर पर बन सके और विश्व शक्ति बन के आगे आए। क्योंकि हम एक सपना देख चुके हैं विश्व गुरु बनने का, जिस ओर माननीय मोदी जी ले जा रहे हैं, और 2047 तक जो उन्होंने विकसित भारत का सपना लिया हुआ है उसमें सब ये एजेंडा शामिल है। और हमारी भी इच्छा है कि हम विकसित भारत को देख पाए। तो अग्निवीर की तो कोई गारंटी नहीं दी, सीधी मोदी की गारंटी बताई गई, महंगाई पे कोई गारंटी नहीं दी। ये बार बार सवाल सामने आ रहा है और फिर आप 400 पार की बात करते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं, अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था हुई मोदी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। और मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरे टर्म में ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर में पहुंच जाएगी। दुनिया की 3 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था भी होगी। तो जो केंद्र में बैठा है, जो अभी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहा है, उनका नाम है आदरणीय मोदी जी। तो मोदी जी एक पूरी सरकार के मुखिया होने के नाते जो बात कहते हैं, जो सरकार काम करती है, वो उनकी तरफ से होती है, उनकी गारंटी है। और लोग, इस देश की जनता, जो काम मोदी जी ने किए हैं, करके दिखाए हैं, उससे पूरी जनता को भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मोदी की गारंटी उसको नाम दिया गया है, उस भरोसे का नाम है मोदी की गारंटी। जो देश की जनता जानती है कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो ये करेंगे। और मोदी जी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी तो वो होके रहेगी। मोदी जी ने कहा है कि इस देश की हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाएगी तो सुरक्षित रहेगा। मोदी जी ने कहा है कि देश की सीमाओं को चाक चौबंद किया जाएगा और सारे सीमावर्ती क्षेत्रों को एक किया जाएगा तो होगा। और मोदी जी ने कहा है कि
भारत और तिब्बत सीमा की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी तो ये होगा। मोदी जी ने कहा है कि चीन कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा और उसको अगर कहीं होगा भी तो उसे पीछे जाना पड़ेगा, तो वो गारंटी है, वो सब होंगी। पर कैसे मतदान तो 57 पॉइंट कुछ रहा उत्तराखंड में। देखिए, मतदान 1-2% ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि अब मतदान कम क्यों हुआ, कम होने का एक बहुत सीधा सा कारण है। अगर आप इसका प्रतिशत देखते हैं तो हमारा तो नारा होता है कि पहले जलपान फिर पहले मतदान फिर जलपान। तो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे उन्होंने सुबह सुबह ही अपना वोट कर दिया। 11 बजे तक की वोटिंग आप देखेंगे तो पिछली बार से भी 2% बढ़ी है। उसके बाद जो नॉर्मल वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी वोट पड़ा है बहुत ज्यादा, और कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत पड़ा होगा, अन्य दलों को भी पड़ा होगा। लेकिन जो विपक्ष था, विपक्ष के परफॉर्मेंस से पूरी तरह से जनता निराश थी। जो वोटर थे वो अपने घर से निकले नहीं, और उस निराशा में उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जीतना है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। अगर आप देखेंगे रिजल्ट तो तब पता चलता है। तो यानी कि जो पोलिंग हुई है वो बीजेपी के पक्ष में हुई है। बिल्कुल, पूरी तरह से उत्तराखंड में जो पोलिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की 5 सीटों को जीत रही है। पर सवाल इस बात का बार बार आ रहा है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार नहीं किया है, इसलिए मतदान कम हुआ है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार करना है था तो ऐसा प्रचार क्यों नहीं करते कि नोटा दबा दो, नाराजगी वहाँ पर सामने आ जाएगी। अगर जनता की नाराजगी है तो राजनीतिक कार्यकर्ता कभी नहीं बोलते कि नोटा का प्रयोग कीजिए। देखिए, हम एक राजनीतिक दल हैं पंचोली जी, ये समझने वाली बात होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं और हमारा चुनाव निशान कमल है। तो हम यही तो बोलेंगे कि कमल को वोट दीजिए, इस देश के विकास में अपना सहयोग दीजिए, विकसित भारत में अपना सहयोग। नाराज है तो मत दीजिए, नोटा दबा दीजिए। नहीं, हम ऐसा क्यों कहेंगे, हमारे से पब्लिक नाराज ही नहीं है, पब्लिक तो खुश है। मोदी जी के पिछले 10 सालों के काम से इस देश में एक उम्मीद की किरण जगी है। जनता खुश है, जनता वोट डालना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही है। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा जनता का नारा है, 400 पार भी जनता का नारा है। ये जनभावना है इस प्रदेश की, इस देश की। तो जनभावना में ही हमारी हम नतमस्तक हैं उस जनभावना के आगे। तो जो जनता का नारा है वही हमारा भी नारा है। जनता का जो नारा है वो आपका नारा है। और बाय द वे उत्तराखंड की सीट से आप चूक गए कुछ सीटों से, तो फिर आपका क्या रहेगा कि आने वाले दिनों में आप किस तरह से उत्तराखंड को प्रस्तुत करेंगे? वो होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना, वो होना ही नहीं है, ये आप बिल्कुल गारंटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हम 500 सीट आप कह रहे हैं कि 500 सीट आपने जीतनी है और 400 पार भी होना है, तो उत्तराखंड के लिए विशेष क्या योजना होगी जब आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं? चलते चलते हम इस बात से बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड की जो कुछ समस्याएं हैं, उत्तराखंड की अपनी समस्याएं हैं कि हमने राज्य किस लिए मांगा था, किन परिस्थितियों के लिए राज्य की मांग उठी थी। उन परिस्थितियों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी तरह से समझती है और उस पर काम कर रही है। हमारा था रोजगार के लिए काम कर रही है। हमने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया, उसके जो भी एमओयू हैं सब ग्राउंडिंग हो रहे हैं। तो अगले 1 साल में बहुत सारे रोजगार यहाँ पर हमारे बन जाएंगे, तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की समस्या दूर होगी। दूसरा था उत्तराखंड का समग्र विकास, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और हर भौगोलिक परिस्थिति में विकास बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए हमने बहुत बृहद योजना बनाई है और सभी जगह का सर्वे करके अलग अलग हिसाब से उद्योग धंधे, कहीं बगीचे, कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कहीं बड़े उद्योग, ये सब लगेंगे और वो लगने जा रहे हैं। तो इससे पूरे उत्तराखंड का विकास होगा। और सबसे पहले चाहिए होता, किसी विकास की आधारशिला होती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे लिए 4 धाम यात्रा जैसा रूट बन गया है, बहुत चौड़े चौड़े, और हर गांव तक अब सड़क पहुंच चुकी है। अब कर्णप्रयाग तक रेल भी जाएगी, बनवसा टनकपुर रेलवे लाइन का भी हो रहा है। फिर उसको कनेक्ट करने का आगे वो भी बन रहा है, आपके कर्णप्रयाग टू बागेश्वर भी उसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक रेल रूट जो है वो तैयार होने जा रहा है कुछ सालों में। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जो हम अपने पहले गांव को, जैसे माना है, नीति है, घाटी, इनको हम पहले गांव मानते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं हमारे, तो उनका भी विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बृहद योजना है, बहुत बड़ी योजना है इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए। जो वहाँ से पलायन होकर जो नीचे आ रहे हैं उनको पुनर्स्थापित वहाँ पर करने के लिए और उसको विकसित करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ी योजना बना रही है। और तीसरे टर्म में आप देखना कि बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे जिनका सदियों तक निशान रहेगा। चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शक भी पूछना चाहेंगे, आप अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, इस बार के चुनाव का आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, मैं अलग अलग कई पार्टियों में नहीं रहा। मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ,
मेरा एक प्रोफेशनल करियर रहा है 15-16 साल का, जिसमें मैं देश और विदेश की बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर रहा। हाँ। और एक आंदोलन यहाँ पर चला था, अन्ना आंदोलन के नाम से जिसको जानते हैं। जी। मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ और अपनी एक बहुत बड़ी नौकरी अमेरिका से छोड़कर उसमें कूदा था और वहीं से देश प्रेम के खातिर मैं आगे चलता रहा। लेकिन जिस पार्टी में मैं रहा, जिस पार्टी में मैं गया, वो अपने पद से भटक गई, वो अपने उद्देश्य से भटक गई। तो जिस उद्देश्य के साथ मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, मुझे लगा कि उस उद्देश्य की पूर्ति भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से राष्ट्र प्रेमी सरकार है और देश हित के लिए काम कर रही है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पर सिद्ध होगा। उसी उद्देश्य को लेकर मैं निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, संगठन की सेवा कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमें समझना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा क्यों हुआ। वो भी मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि जिस भावना के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ ये पार्टी संगठित है और जो विचारधारा है वो बहुत अभूतपूर्व है। वो किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं है और ना हो सकती है। तो ये संगठन ऐसा है, इसका ढांचा ऐसा है कि ये कभी ना खत्म होने वाला है, ये निरंतर बढ़ने वाला है और हमेशा बढ़ता रहेगा। तो नवीन जी ने बताया कि मोदी की गारंटी तो गारंटी है और पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जाएगी अगर 400 पार होते हैं। यह तो समय बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तराखंड के जो तमाम सवाल हैं वो भी बरकरार रहेंगे। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।